नमस्कार दर्शक मित्रों, खबरदार के लिए मैं आपका दोस्त जय नारायण व्यास। दोस्तों, आज हम जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं, ये विषय केवल व्यक्तियों का नहीं है, बल्कि 2029 की संभावित राजनीतिक संरचना का प्रश्न है। अब आप कहोगे कि राजनीति में कल क्या होगा वो भी आकलन करना मुश्किल है। भगवान रामचंद्र ईश्वर के अंश थे, फिर भी वो नहीं कर सके और फिर रामायण बनी, जिसको एक श्लोक में कहा गया, आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम वाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण आदि हननम एतादि रामायण। वैसे ये लंका का जो विजय है राम का, ये युद्ध की विभीषिका है और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में भारतीय राजनीति में महाभयंकर युद्ध, वैचारिक युद्ध और वैसे तल जमीन पर भी युद्ध आंदोलनों के जरिए छिड़ने वाला है। उपलब्ध सार्वजनिक संकेतों के आधार पर कुछ बातें कही जा सकती है, लेकिन यह निष्कर्ष निकालना कि चंद्रबाबू नायडू निश्चित रूप से की ओर जा रहे हैं, अभी प्रमाणित नहीं किया जा सकता। वैसे भी चंद्रबाबू नायडू को पढ़ना उतना ही मुश्किल है जितना एक जमाने में बेदी और चंद्रशेखर की बॉलिंग को पढ़ना मुश्किल था। राजनीति में सार्वजनिक बयान, गठबंधन की मजबूरियां और चुनावी रणनीति अलग अलग हो सकती है। हाल के महीनों में दक्षिण भारत गठबंधन राजनीति और विपक्षी पुनर्रचना पर व्यापक चर्चाएं माध्यमों में भी है और वैसे भी सचमुच एक और दूसरी पार्टी में दिल्ली में भी चल रही है। 2029 का सत्ता समीकरण क्या भाजपा, टीडीपी और कांग्रेस के बीच नई राजनीतिक शतरंज का निमित्त बनेगा? मैं मानता हूं दोस्तों कि शतरंज की चाल शुरू हो चुकी है। सवाल यह है कि कौन मात देता है, कौन शह देता है, वजीर कैसे चलता है, रानी कैसे चलती है, रुक कैसे चलता है, बिशप कैसे चलता है, और कुल मिला के कौन मात खाता है, कौन शह खाता है और कौन विजयी होता है, या कोई भी विजयी न होकर वो एक डेडलॉक सा अनिश्चितता के रूप में हमारे सामने आता है। क्या होने वाला है दोस्तों, आज हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। प्रश्न यह है कि क्या दिखाई रहा है हमें और वास्तविकता क्या है। अगर हम वास्तविकता का आकलन कर सकते हैं और उसे भविष्य के होने वाले शक्यताओं के साथ जोड़ सकते हैं, तो शायद हमें ये राजकीय विश्लेषण ज्योतिषी का धंधा शुरू कर देना चाहिए। वैसे भी उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो खुश होता ही है, चाहे मकर राशि का मालामाल हो या चाहे फिर कर्क राशि का भट्टा बैठ जाए। कहीं ना कहीं इस देश के 150 करोड़ की जनता को आप 12 कंपार्टमेंट में विभाजित करके भविष्यवाणी नहीं कर सकते, मगर दक जाता है।
ये राजनीति के आकलन की बात भी वैसी दक जाता है। क्या दिखाई रहा है, वास्तव में क्या हो रहा है? प्रयत्न करेंगे हम इस प्रश्न का उत्तर खोजने का। क्या चंद्रबाबू नायडू का रुख बदल रहा है? ये 2 बैसाखियों पे नरेंद्र मोदी टिके हुए थे, एक और नीतीश कुमार और एक और चंद्रबाबू नायडू। नीतीश कुमार को तो अब करीब करीब उनके अंतिम चरण की अंतिम पायदान पे खड़ा कर दिया गया है। विक्रमी समय तक करीब 10 बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने का कर्तव्य और महारत जिनको हासिल हुई और भाग्य ने जिनका साथ दिया, और नीतीश कुमार आज कई ने जब वचन मांगे तब जितने दशरथ निसहाय दिख रहे थे, उतने ही निसहाय हमें दिख रहे हैं। शायद राजनीति में अब इनका पलड़ा जो एक समय में भारी था, वो काफी ऊपर की ओर उचक चुका है। उनके पुत्र द्वारा राहुल गांधी की खुले मंच से प्रशंसा की जा रही है। वो अपने और राहुल गांधी की कंपैरिजन करते हैं और कहते हैं कि एक दफा मुझे भी लोग पप्पू करके तंग किया करते थे। मैं प्रभावित हूं जिस तरह राहुल गांधी ने पदयात्रा की, जिस तरह राहुल गांधी भारतीय राजनीति में एक मैच्योर पॉलिटिशियन, परिपक्व राजनीतिज्ञ की हैसियत से उभरे हैं। मैं कायल हूं उनका। ये चंद्रा बाबू के बेटे कहते हैं। अमित शाह जी कहते हैं कि दक्षिण भारत में भाजपा अकेले ही 2029 में चुनाव लड़ेगी, कोई गठबंधन नहीं होगा। क्या ये अलग अलग घटनाएं हैं या एक मोटे तौर पे एक बड़ी रणनीति का भाग इसमें से कहीं ना कहीं वो मोज़ेक आप इकट्ठी करो तो समझ में आ सकता है। दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू की राजनीति पहले समझेंगे मैं इसलिए कहता हूं कि चर्चा करेंगे। चंद्रबाबू नायडू को समझने की तो मेरी कोई हैसियत नहीं है, शायद ही किसी की हो। नायडू कभी स्थायी मित्र या स्थायी विरोधी की राजनीति नहीं करते। उन्होंने समय समय पर भाजपा का साथ गठबंधन किया, कांग्रेस विरोधी राजनीति भी की, बाद में भाजपा से अलग हुए, फिर राष्ट्रीय राजनीति के बदलते समीकरणों के अनुसार वापसी की। उनकी राजनीति का पहला सिद्धांत है सत्ता में बने रहो और दिल्ली में जिनके साथ रहने से आंध्र प्रदेश को और अपने खुद के पद को लाभ होता है, अधिक से अधिक लाभ मिले, उसके साथ जुड़े रहो। इसलिए केवल किसी भाषण या प्रशंसा से निष्कर्ष निकालना है आने वाले कल के लिए, 2029 के लिए, तो मैं मानता हूं शायद जल्दबाजी होगी, क्योंकि इतनी आसानी से फ्लाइट, बाउंस और बॉल कितना टर्न लेगा, ये न तो चंद्रशेखर के बारे में कोई जान सकता था, न बेरी के बारे में कोई जान सकता था, न कुंबले को कोई रीड कर सकता था। और यही थी वजह जिनकी वजह से ये भारत के महान स्पिन गेंदबाजों की हैसियत से उभरे, भारतीय क्रिकेट के केंद्र स्थान में एक अरसे तक बने रहे। जैसे आज बुमराह है, आज अर्शदीप है, आज कुलदीप यादव है, ठीक उसी तरह चंद्रबाबू नायडू भी उनकी फ्लाइट को रीड करना, किसी भी पिच पे वो टर्न करा सकते हैं बॉल को। तो प्रश्न ये उठता है कि उनके बेटे ने, जो वयस्क है, इनके उत्तराधिकारी है, उन्होंने राहुल गांधी की प्रशंसा क्यों की? क्या वजह थी उसके पीछे? मेरे
मत के मुताबिक इसके पीछे कई संभावनाएं हो सकती है। एक सबसे बड़ी संभावना शिष्टाचार, जिसे आज की राजनीति में कम ही पाया जाता है, गाली गलौज की राजनीति बन चुकी है आज। दूसरी वजह हो सकती है विपक्ष से संवाद का संदेश और माध्यम बनने की उनकी तैयारी। तीसरा परिबल शायद ये भी हो सकता है कि भविष्य के लिए विकल्प खुले रखना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। राजनीति में कभी भी भविष्य के लिए विकल्प बंद नहीं किए जा सकते। चौथा जो परिबल है, मेरे ख्याल से दक्षिण भारत की राजनीति में भाजपा और कांग्रेस दोनों से संबंध बनाए रखना, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं हावी होते हुए देख रहे हैं। जैसे कर्नाटका में भाजपा की एक अलग पहचान और हाजिरी है, परिबल है भाजपा, और बाकी के राज्यों में कांग्रेस वत्ते या ओछे अंश पर मौजूद है, चाहे वो केरला हो, तमिलनाडु हो, नीतीश कुमार का पड़ोसी राज्य तेलंगाना हो, और अब कर्नाटका भी। और डीके शिव कुमार की बात करें हम, तो डीके शिव कुमार को, जैसे अमित शाह को भारतीय राजनीति का चाणक्य कहा है नरेंद्र भाई मोदी ने, ठीक उसी तरह डीके शिव कुमार को दक्षिण भारत का ही नहीं, कांग्रेस की राजनीति का महाचाणक्य कहा जा सकता है। तो ये सब परिबल जो परिबल हैं, वो कहीं ना कहीं नाउ द एरे ऑफ वेक्टर्स, एक दूसरी ओर से खींचा खींची शुरू होगी, और रिजल्टेंट जिस दिशा में जाएगा उसके साथ जो है वो आगे बढ़ जाएगा। रिजल्टेंट जिस दिशा में जाता है उससे विपरीत दिशा में है, वो साइडलाइन हो जाएगा। और चंद्रबाबू में he has a terrible sense of reading the bowling, reading the environment and being on the right side of the power. एक जमाने में नीतीश कुमार के लिए भी ये कहा जा सकता था, जो आज नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों, ये पार्श्वभूमि के साथ हम आगे चले तो ये अमित शाह की दक्षिण में अकेले लड़ने वाली बात का संदेश क्या मिलता है हमें? यदि भाजपा वास्तव में दक्षिण में अपने संगठन पर भरोसा बढ़ाना चाहती है, तो इसका अर्थ हो सकता है क्षेत्रीय दलों पर निर्भरता कम करना, दीर्घकालीन विस्तार, अपनी खुद की जो काडर है, अपने खुद के संगठन की जो जड़ें हैं, उसे मजबूत करना। 2029 की तैयारी में आज से ही लग जाना, मगर ये ख्याल रहे कि राजनीति में चुनाव पूर्व गठबंधन और चुनाव बाद गठबंधन दोनों अलग अलग बातें होती हैं। इसीलिए अमित शाह की आज की बात को मैं सिर्फ एक इनके दिमाग में उभरता हुआ एक ख्याल के रूप में लेता हूं। इससे ज्यादा उसको तवज्जो देना आज के तारीख में शायद आगे चल के हमें हमारे ही शब्द वापस लेने पड़े, निगलने पड़े, थूका हुआ उच्छिष्ट हमारा थूक चाटना पड़े, इस परिस्थिति में लाके रख सकता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक बात तो माननी पड़ेगी कि इनके पास देयर टेरिबल लस्ट फॉर पावर, बिना सत्ता जल बिन मछली जैसे हाल है। और दूसरा, उसके लिए कुछ भी करने की उनकी तैयारी है। अभी सत्ता पर है तो ईडी, सीबीआई, डीआरआई सबका उपयोग करते हैं, खुलकर उपयोग करते हैं, जमकर उपयोग करते हैं। ऐसा नहीं वो पहले नहीं होता था, पहले भी होता था, मगर इस तरह से जिसको निर्लज्जतापूर्ण
खुले आम पायरेसी कही जा सके उस तरह का निर्लज्जतापूर्ण व्यवहार सत्ताधारी पक्ष कभी नहीं करते थे। उनको लोक लज्जा थी। अगर भारतीय जनता पार्टी ने लोकशाही के अलतार पर किसी एक चीज का बलिदान दिया है तो वो मर्यादा और लाज लज्जा का बलिदान दिया है। उनके लिए एक ही नीति है, पथ का अंतिम लक्ष्य यही है, सिंहासन पर चढ़ जाना, कैसे भी करके चढ़ जाना। और हम चाहे असम हो, हेमंत विश्व शर्मा हो, महाराष्ट्र हो, स्वर्गस्थ अजीत बाबू की बात हो, पश्चिम बंगाल अभी जो मुख्यमंत्री बने हैं तृणमूल कांग्रेस के ममता दीदी के राइट हैंड थे एक जमाने में, वो हो, सबके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने जम के आक्षेप मढ़े हैं। इनको नीच से नीच ठहराने का प्रयत्न किया है। इनके ऊपर सीबीआई की, ईडी की रेड डाली गई है, जेल में डाले गए हैं। मगर आज जब वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ गए हैं तो गंगा स्नानम महादानम, गंगा का स्नान, यमुना का पान और नर्मदा के दर्शन मात्र से मोक्ष मिलता है। दोनों पर्ची वाले मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश और राजस्थान ये समझ सकते हैं। राजस्थान में भी नर्मदा का पानी पहुंचा है, मध्य प्रदेश में से नर्मदा बहती है, तो इनके दर्शन मात्र से इनको मोक्ष मिल गया है। खैर, अभी जो मुख्यमंत्री यादव जी के सामने जो मुश्किलें खड़ी हो रही है वो किसकी राजनीति के तहत हो रही है वो तो आने वाला समय है। मगर बात यह है कि 2019 को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी चुनावी तैयारियां करने में लग जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है, इनके जिन्स में है, 24/7/365 वो राजनीति करते ही रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी राजनीति सूंघती है, राजनीति निगलती है, राजनीति श्वसन करती है, राजनीति खाती है। इनके कण कण में, अणुए अणु में राजनीति राजनीति राजनीति, और इसके जरिए सत्ता सत्ता सत्ता। और अभी इनके स्टेक्स भी काफी भारी हो चुके हैं। जिस दिन ये सत्ता में नहीं होंगे और अगर खुदा ना खास्ता अगली जो सत्ता है उतनी ही निर्लज्ज आ जाए तो शायद आज जो चेहरे जो दन दनादन दमकते रहते हैं वो उनमें से कितने तिहाड़ में होंगे या कितने और कई जगह पे होंगे वो कल्पना करना मुश्किल है। मेरे खुद के मत के अनुसार योगेंद्र यादव, हालांकि वो मना करते हैं कि मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूं, योगेंद्र जी कहते हैं मैं राजनीति का कर्मशील हूं, मगर मैं समझता हूं कि ये शायद आधा अधूरा बयान है। योगेंद्र यादव इस देश में सेफोलॉजी और राजनैतिक जो आगाही की जाती है उसके प्रणेता है। काफी अपनी अहमियत रखते हैं, काफी माहिर है, और फिर भी प्रशांत किशोर की तरह बदनाम नहीं है। प्रशांत किशोर मेरे ख्याल से ऑपरेटर है, वो बिजनेसमैन है। उसने चुनाव लड़ाना उसको एक
धंधा बना रखा है। प्रशांत किशोर किसी का नहीं है, सबका है जिसके पास पैसा है। तो प्रशांत किशोर को मैं योगेंद्र यादव जी के साथ नहीं जोड़ूंगा। हालांकि योगेंद्र यादव के ललाट पर अन्ना हजारे के आंदोलन में जुड़ के इस देश की बर्बादी की दास्तां लिखने में भागीदार होने का बहुत बड़ा पाप का कालिक और वो काला टीला उनके ललाट पे लगा हुआ है। योगेंद्र यादव इस मामले में आखिर क्या कहते हैं? हाल में प्रकाशित इंडियन एक्सप्रेस में उनका लेख अभी प्रकाशित हुआ है। वो लेख में उनका व्यापक तर्क यह है कि भारतीय राजनीति अब केवल भाजपा बनाम कांग्रेस की नहीं रही। वे संकेत देते हैं क्षेत्रीय दलों की भूमिका निर्णायक रहेगी। गठबंधन राजनीति फिर लौट सकती है। कांग्रेस यदि राष्ट्रीय विकल्प बनना चाहती है तो उसे क्षेत्रीय दलों के साथ अधिक सम्मानजनक साझेदारी करनी होगी। भाजपा को भी दक्षिण और पूर्व भारत में अपने विस्तार की चुनौती का सामना करना होगा। सिर्फ गाली गलौज और आक्षेपबाजी से नहीं चलेगा। आप सभ्यता के वस्त्र घर पे छोड़ के जाए और निर्लज्जता से आपकी भाषा निर्बंध होकर बहती रहे, ये अगर किसी ने भारतीय राजनीति को इतने निम्न स्तर पर ले जाने का पाप किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। 2029 में मेरे लिए 5 संभावित परिदृश्य नजर के सामने उभर रहे हैं। पहला दृश्य है, एनडीए लगभग यथावत रहता है, जिसकी संभावना मैं मध्यम देखता हूं। दूसरा परिदृश्य है, कुछ क्षेत्रीय दल चुनाव से पहले एनडीए से दूरी बना ले। ये संभावना काफी तेजी से आकार ले ऐसा लगता है, मगर इसकी भी क्षमता, इसकी भी संभावना मैं मध्यम देखता हूं, इसीलिए कि हर कोई पावर में जो बंदरबाट चलती है उसमें अपना अपना भाग निकालना चाहता है। हर कोई के पास जो सत्ताधारी पक्ष दिल्ली में बैठेगा उसके सामने पड़कर सीबीआई, ईडी और अन्य संस्थाओं को फेस करना, उनका सामना करना नहीं चाहते हैं। तीसरा दृश्य उभरता है, त्रिशंकु लोकसभा आए तब चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता या अन्य कोई, जरूरी नहीं चंद्रबाबू ही हो, किंग मेकर बन सकते हैं। मुझे जनरल पैटर्न जो दूसरे विश्व युद्ध के अत्यंत ख्याति प्राप्त और सफल योद्धा थे, जनरल थे, उन्होंने कहा था कि नो ब्लडी बास्टर्ड कैन विन द वॉर बाय डाइंग फॉर हिज कंट्री। अ ब्लडी बास्टर्ड कैन विन द वॉर बाय मेकिंग अदर्स टू डाई फॉर हिज कंट्री। और वही तो भाजपा कर रही है, मेकिंग अदर्स टू डाई फॉर भाजपा's गोल्स। शिवसेना टूटे, शिंदे अलग हो, अब उद्धव ठाकरे की बारी है, नीतीश कुमार टूटे, नीतीश कुमार कहीं के न रहे। शायद इसी तरह चंद्रबाबू भी टूट सकते हैं। मुश्किल है, अलग बात है, मगर अशक्य तो नहीं है। पॉलिटिक्स इज अ ग्रेट गेम ऑफ वेरियस पॉसिबिलिटीज। चौथा सीन जो है वो भाजपा अकेले दक्षिण में अधिक सीटें जीतने में सफल हो, जो उसकी दीर्घकालीन राजनीति को मजबूत करेगी, उसकी संभावनाएं बहुत कम लगती है। पांचवा दृश्य है, विपक्ष एक नया संघीय गठबंधन बनाता है जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ी लेकिन अकेली निर्णायक शक्ति नहीं होती।
ये शक्यता को नकारा नहीं जा सकता। समापन में दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि राजनीति में सबसे बड़ा भ्रम यह होता है कि लोग हर मुस्कान को गठबंधन और हर आलोचना को टूट समझ लेते हैं। भारतीय राजनीति के विशेषकर गठबंधन युग में संकेत अनेक होते हैं, लेकिन निर्णय अक्सर चुनाव से ठीक पहले किए जाते हैं। इस समय उपलब्ध संकेतों से इतना कहा जा सकता है कि नायडू अपने राजनीतिक विकल्प खुले रख रहे हैं। भाजपा दक्षिण भारत में अपनी स्वतंत्र ताकत बढ़ाने का संदेश दे रही है, कांग्रेस सुधारने की कोशिश कर रही है और 2029 का चुनाव संभवतः केवल मोदी बनाम राहुल नहीं बल्कि राष्ट्रीय दलों और क्षेत्रीय शक्तियों के नए संतुलन पर लड़ा जाएगा। 2029 का चुनाव जब लड़ा जाएगा तब उसका नेतृत्व भी नरेंद्र मोदी करेंगे या और कोई, वो $1 मिलियन क्वेश्चन है, बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। इसलिए नायडू कांग्रेस की ओर जा रहे हैं कहना अभी उपलब्ध सार्वजनिक तथ्यों से सिद्ध निष्कर्ष नहीं है। हो सकता है फोटो ऑप्टिक्स भी हो। इसे एक राजनीतिक संभावना या अटकल के रूप में ही देखना चाहिए, न कि स्थापित तथ्य के रूप में। इसको स्थापित तथ्य गिनकर या इससे उतावली में कि कोई किसी भी तरह का कोई कंक्लूजन यानी निष्कर्ष निकालने से शायद हम बहुत बड़े लंबे फासले से गलत पुरवार हो सकते हैं। अभी तो शतरंज विषय है दोस्तों। पहली चाल शायद चंद्रा बाबू चलते हुए देख रहे हैं, अमित शाह चलते हुए देख रहे हैं, मगर कई चालें कभी पॉन बचाने के लिए पीस भी सेक्रीफाइस किया जाता है। अगर शतरंज आपको उसकी रमत का अनुभव है और आप जीतना चाहते हैं तो शतरंज में ये अनकॉमन नहीं है कि कहीं आप पॉन बचा लेते हैं, पीस सेक्रीफाइस कर देते हैं। कौन से पीस सेक्रीफाइस होंगे नीतीश कुमार के जैसे? कौन से पॉन बचा लिए जाएंगे सर्वाधिकारी जैसे? और कौन से वजीर और नाइट को योग्य समय पे योग्य जगह पे पाक करके उपयोग में लिया जाएगा और मात और शह से बचा जाएगा? ये तो जब खेल पुरजोश में आगे बढ़ेगा, एक दिन चालें चली जाएगी और नए नए पॉसिबिलिटीज, नई एक या दूसरी कोई बात कहीं ना कहीं उभर कर सामने आती जाएगी। मगर कुल मिला के काफी रसप्रद रहेगी, सब बात करते रहेंगे दोस्तों। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर जयनारायण व्यास, इकोनॉमिस्ट, थिंकर, पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड जर्नलिस्ट, कॉलम राइटर। धन्यवाद।